ट्रेडिंग इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले इसमें आता है इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड क्या आता है कि जब हम लोग गुड्स बेचते और खरीदते हैं, चाहे वो विद इन रीजन खरीदते हैं चाहे अपने कंट्री से बाहर में यूज करें, उसको व्यापारी बोलते हैं। इंटरनेशनल बेस पे बात करेंगे तो जब हम बाहर से सामान खरीद रहे हैं, बाहर से सामान बेच रहे हैं, उसको इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं। वैसे इन्होंने लिखा कि टाइप्स ऑफ ट्रेड, ट्रेड कितने प्रकार का हो सकता है। एक तो आता है इंटर रीजनल ट्रेड। इंटर रीजनल ट्रेड क्या होगा, जब विद इन इंडियन टेरिटरी, जब इकोनॉमी जिस इकोनॉमी में आप रह रहे हैं उसमें आप जितना सामान खेल परचेज कर रहे हैं या खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, वो आपका इंटर रीजन ट्रेड होता है। उसके बाद आता है इंटरनेशनल ट्रेड। एक कंट्री जो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करके अलग अलग कंट्री से जब व्यापार शुरू करती है, जरूरी नहीं कि एक कंट्री से, एक से ज्यादा कंट्री से भी हो सकता है, चाहे एक से ज्यादा एक कंट्री से भी हो सकता है, उसको हम इंटरनेशनल ट्रेड ही बोलेंगे। इंटरनेशनल ट्रेड एज पर द ग्लोबलाइजेशन के अकॉर्डिंग चलता है। जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन में चेंजेस आते चले जाएंगे, लोगों की डिमांड चेंजेस आते चले जाएंगे, वैसे वैसे बिजनेस में भी चेंजेस आते चले जाते हैं। दोनों में सिमिलरिटी क्या है, फिर उन्होंने ये भी पूछा कि दोनों जो सिमिलर बात की इन दोनों में सिमिलर बात क्या है कि दोनों में गुड्स का या सर्विसेज का बाइंग और सेलिंग ही होता है। गुड्स या सर्विसेज खरीदी भी जाती हैं और बेची भी जाती हैं। बस डिफरेंस ये है कि सर्विसेज को स्टोर नहीं कर सकते, गुड्स को स्टोर किया जाता है और आगे दोबारा से बेचा जाता है। सर्विसेज हैं कि जब रिक्वायरमेंट होती है उस टाइम पे सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। डिफरेंस बिटवीन द इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड, दोनों में डिफरेंट क्या है। इमोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यहाँ पर जैसे प्रोडक्शन करते हैं सेम वैसी प्रोडक्शन बाहर होती है, हम कह नहीं सकते। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दोनों में चेंजेस हैं अलग अलग तरीके से। जो जो टेक्नोलॉजी, जो जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट या आईटी सेक्टर अकॉर्डिंग जैसे जैसे भी कोई काम चल रहा है, कोई मशीनी बेस पे काम चल रहा है, कहीं पे हाथ बेस पे काम चल रहा है, तो वैसे काम चलते हैं। दूसरा डिफरेंस इन दी प्रोडक्शन कंडीशंस, प्रोडक्शन करने की कंडीशन में भी डिफरेंसेस है। हमारे यहाँ पे कैसे काम 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे शिफ्ट चल रही है, वहाँ पर कैसे काम हो रहा है, वहाँ पर वेज रेट पीस रेट में काम चल रहा है या फिर पर हावर के अकॉर्डिंग काम चल रहा है, यहाँ पर मंथली बेस पे चल रही है, तो अलग अलग बेस पे काम चलते हैं। दूसरा नेचुरल रिसोर्सेज, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जरूरी नहीं है कि बाहर भी कोई चीजें हैं। जैसे हम बोलेंगे कनक चावल कुछ भी हम लोग यहाँ पे बनाते हैं, इससे काफी चीजें हम बनाते हैं। बाहर इन चीजों की है ही नहीं, बाहर खेती बड़ी चीजों की है, बाहर और कुछ बनता है, यहाँ पर कुछ और बनता है। तो ये अलग अलग कंट्री के अलग अलग अपने नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो सब कंट्रीज में नहीं मिलते। करेंसी सिस्टम डिफरेंस, सभी कंट्रीज का करेंसी का सिस्टम डिफरेंस है। हमारे यहाँ पे इंडियन रुपीज, कनाडा की बात करेंगे कैनेडियन डॉलर, यूएस की बात करेंगे यूएसडी डॉलर आ गया, ऑस्ट्रेलियन डॉलर आ गया, तो अलग अलग कंट्री के अलग अलग है। दुबई में जा रहे हैं दराम आ रहे हैं, कुवैत में जा रहे हैं तो कुवैती दिनार आ रहे हैं, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग काम करेंसी बेस पे भी हो जाता है। सबकी वैल्यू भी करेंसी की अलग अलग है। कोई ऐसा नहीं है कि इंडियन 1 रुपया यूएस डॉलर के साथ 1 रुपये में मैच चलता है, आपको डिफरेंसेस बेस पे चलते हैं। उसके बाद ट्रेड एंड एक्सचेंज कंट्रोल, व्यापार करने के ऊपर कितना कंट्रोल और एक्सचेंज के ऊपर किसका कितना कंट्रोल है, ये भी सबका अलग अलग है। सभी कंट्रीज बोलेंगे हम अपने मन से काम करेंगे, ऐसा हो नहीं सकता। जिस कंट्री की जो करेंसी है उसी में हमें बिजनेस करना पड़ता है। कि मान लो यूएस करेंसी से आपको बिजनेस चल रहा है यूएस से, तो आपको यूएस डॉलर में ही पेमेंट देनी होगी अगर बाहर से ज्यादा सामान मंगवा रहे हैं। अगर बेच रहे हैं तो यूएस डॉलर वाले ही आपको यूएस करेंसी में आपको पेमेंट दे देंगे, वो भी काम चल जाता है। उसके बाद मार्केट नॉलेज, सभी इकोनॉमीज में जितने भी आपके इंटरनेशनल बेस पे पर्सन बैठे हैं चाहे इंटर रीजनल बैठे हैं, सबकी मार्केट नॉलेज भी अलग अलग है। जिस बंदे ने जहाँ तक जहाँ तक अपना रूट रखा हुआ है वहां तक जाते हैं, वो काम कंप्लीट करते हैं। सब लोग अपने अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग बिजनेस चला रहे हैं। उसके बाद है बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम होता है कि काफी पॉइंट्स हैं, अलग अलग चीजें, लोगों के नीड्स, जीडीपी लेवल, नेशनल इनकम, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सारे डिपार्टमेंट में सॉरी मैम बोलते हैं कि मार्केटिंग में इन चीजों को साथ में मेजर करके चला जाता है। किस इकोनॉमी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज बन रही हैं, किस इकोनॉमी की क्या रिक्वायरमेंट है, किस बेस पे बिजनेस करना है, क्या टैक्स स्ट्रक्चर है, सब कुछ इसी में कंप्लीट हो जाता है। डिफरेंस इन लॉ, हमारे यहाँ पर जो रूल बने हुए हैं गवर्नमेंट बेस पे, वही रूल सारी गवर्नमेंट में सभी इकोनॉमीज में चल रहे होंगे ऐसा नहीं हो सकता। सभी कंट्री के अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो सभी कंट्रीज उन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके ही चलती हैं। कल्चरल डिफरेंस, सभी इकोनॉमी में कल्चर के डिफरेंस हैं। हमारे यहाँ पर भी काफी प्रकार के लोग रहते हैं, सबका अलग अलग कल्चर है। बाहर में भी सब प्रकार के लोग रहते हैं, वहां पर भी लोगों का अलग अलग कल्चर है। जैसे हम यहाँ पे बोलेंगे यहाँ पे मंदिर वगैरह बहुत है, जैसे एग्जाम्पल बोले इंडिया में तो सबसे ज्यादा मिलेंगे, बाहर की कंट्री में है ही नहीं, रेयर ही मिलते हैं, कम मिलते हैं। वहाँ के हमारे यहाँ पर त्योहार ही बहुत है, वहाँ पर इतने त्योहार नहीं है। बहुत सारी चीजें कल्चर में आती हैं। यहाँ पर आए महीने में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर तो काम कोई हो जाता है, काम ही काम करना है। तो अलग अलग नॉलेज, अलग अलग कल्चर, सब लोगों के रहने के लोगों के अलग अलग तरीके वाले लोग भी वहाँ पर
रहते हैं। फॉरेन ट्रेड एज ए इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ को देखने हो तो फॉरेन ट्रेड जो है इकोनॉमिक ग्रोथ में सबसे बड़ा मेन रोल अदा करता है। क्या क्या काम करता है फॉरेन ट्रेड से, क्या क्या हो सकता है? सबसे पहले तो इंटरनेशनल ट्रेड होता है कि हम अपने आपस में सीमित नहीं रहते, अपना भी सामान जो बाहर बेचना भी स्टार्ट कर देते हैं, बाहर से सामान मंगवाते भी, तो बिजनेस अपने आप चल जाता है, उधर का पैसा इधर भी आता है, इधर का पैसा उधर भी जाता है, तो काम इजली उससे चलता है। जब भी जरूरत पड़े पैसे की तो कोई भी अगर कंट्री दूसरी कंट्री से सहायता भी इजली बेस पे ले सकती है। दूसरा पोस्टिंग चैलेंजेस, जो भी किसी भी इकोनॉमी के लिए चैलेंजेस होते हैं, जैसे कि जीडीपी डाउन आ जाना, इन्फ्लेशन आ जाना, डिफ्लेशन आ जाना, या फिर कोई अनसर्टेनिटी आ जाना जिसके बारे में सोचा भी ना हो, तो अदर कंट्रीज जिनके साथ आपका बिजनेस चल रहा होता है तो आपकी सब हेल्प करने के लिए ऑलवेज वो रेडी रहती है। दूसरा डेवलपमेंट टू मीट देम, जो भी चैलेंजेस हमारे रास्ते में आए होते हैं उनको डेवलपमेंट में कन्वर्ट करना, ये भी तभी हमारे साथ दूसरी कंट्री जुड़ेंगे अगर हमारे साथ उनके साथ अच्छे रिलेशनशिप होंगे। रिलेशनशिप बनेंगे कैसे? इंटरनेशनल ट्रेड से ही बनने वाले। उसके बाद इनोवेशन एंड क्रिएशन टू दी मीट कंपटीशन, मार्केट में कंपटीशन लेवल बना रहे, नई इनोवेशंस आपके पास आती रहे, न्यू टेक्नोलॉजीज आप यूज करते रहे, कुछ नया अलग करके दिखाना हो तो आपको वो टेक्नोलॉजी बेस पे ही दिखना होता है, क्योंकि हम लोग अगर एक ही लेवल पे रहेंगे तो हम लोग अपने लेवल से आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। जैसे कि हम कंपनी में ऐसा होता है कि बहुत सारे एम्प्लॉय जाते हैं कि मैं जो काम कर रहा हूँ मुझे इससे आगे काम नहीं करना, लेकिन आज के टाइम में टाइम क्या है? प्राइवेट जो आप लोग करते हैं, जिस काम पे आपको रखा जाता है उस काम पे सीमित नहीं रखते और भी बहुत काम करवाते हैं साथ में, ये भी कर लो वो भी कर लो, ताकि बंदे को जब भी कोई चेंजेस आए तो उसको कोई प्रॉब्लम ना आए, किसी चीज को अडॉप्ट करना पड़े तो इजली बेस पे अडॉप्ट कर ले। तो इसमें ये भी होता है कि बाहर की कंट्री में क्या टेक्नोलॉजी चल रही है, हमारे यहाँ पे क्या टेक्नोलॉजी है, तो उसको अगर अडॉप्ट करना है तो वो तभी हो सकता है कि हम लोग अगर इंटरनेशनल ट्रेड करेंगे, क्योंकि बाहर की कंट्री तभी आपको नॉलेज शेयर करेगी, अदरवाइज नॉलेज शेयर करने वाले होंगे। स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर, प्रॉपर लेबर के डिविजन करने हो, अलग अलग लेबर को कहाँ कहाँ पे यूज करना है, टेक्नोलॉजी स्किल्स बेस पे, टेक्नोलॉजी बेस पे उनकी स्पेशलाइजेशन को यूज करना है, क्योंकि सारी लेबर एक जैसे नहीं होती, अलग अलग पर्सन अलग अलग स्पेशलिटी नॉलेज के साथ आए होते हैं, उनको कहाँ पर कैसे यूज करना है, ये भी इंटरनेशनल ट्रेड से ही हो सकता है। इन्हांसमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी, पर पर्सन से प्रोडक्शन से इंक्रीज करवानी हो तो भी हो सकती है अगर इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि लोग डिमांड को समझेंगे, लोगों के टेस्ट को समझेंगे, बाहर के लोगों की क्या रिक्वायरमेंट है उनको समझते हुए जब बिजनेस किए जाएंगे तो अपने आप ही प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। हर एक बंदा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेगा तो इसमें आपको कंप्लीट करता चला जाएगा। मोर इनकम भी ज्यादा जनरेट होती है इंटरनेशनल ट्रेड से। इकोनॉमिक ग्रोथ तो ऑटोमोड पे ही हो रही है, जब पैसा किसी भी इकोनॉमी में आना लग जाएगा, बिजनेस होने लग जाएंगे तो ग्रोथ अपने आप ही हो जाएगी, पर बंदे की इनकम भी बढ़ जाएगी। इन सभी कारणों से ऑटो मोड पे किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ हो जाती है, वहाँ पे लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाता है, पर कैपिटल इनकम बढ़ जाती है, सेविंग रेट बढ़ जाते हैं, इन्वेस्टमेंट रेट बढ़ जाती है, क्योंकि जब बंदे का पैसा आएगा तो उतना ही लोग अपना इन्वेस्टमेंट करना भी स्टार्ट कर देते हैं। ये काफी कंट्रीज के बारे में उन्होंने लिखा है। नियर अबाउट लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स विद इंडिया, इंडिया के साथ जो बिजनेस करने वाली कंट्रीज हैं, बड़ी कंट्रीज मतलब जिनके साथ सबसे ज्यादा बिजनेस हो रहा है, 10 कंट्रीज उन्होंने बताई है। सबसे ज्यादा बिजनेस जो हो रहा है वो यूनाइटेड स्टेट के साथ ही हो रहा है। एक्सपोर्ट जो हम लोग कर रहे हैं वो 57.7% का कर रहे हैं, जो इम्पोर्ट कर रहे हैं 34.3% का। समझ गए? यूएसए की कंट्री के साथ हम लोग एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, मतलब हमारा सामान जो है यूएस में ज्यादा जा रहा है, वहां से हम लोग मंगा कम रहे हैं। उसके बाद चाइना से, हमारा चाइना में एक्सपोर्ट कम है लेकिन चाइना से हम लोग सामान ज्यादा मंगाते हैं। अभी तो चाइना में थोड़ा बहुत चेंजेस आया कि चाइना से हमने सामान बंद भी कर दिया है, लेकिन पहले चाइनीज प्रोडक्ट आप देखते थे मार्केट में बहुत ज्यादा मिलते थे। आज के टाइम में थोड़े कम हो गए हैं, मिलते हैं लेकिन उतने नहीं मिलते जितने पहले मिलते थे। इसमें देखोगे आपको इम्पोर्ट देखोगे तो 65% के नियर अबाउट है, एक्सपोर्ट सिर्फ हमारा 16% है। उसके बाद अरब कंट्री जैसे कि दुबई वगैरह कुछ हो गई, यहाँ से हम लोग ज्यादातर 30% तक इम्पोर्ट करते हैं, 28% तक का एक्सपोर्ट करते हैं। तो अलग अलग कंट्री का अलग अलग डाटा दिया हुआ है। हम कुल मिला के देखें तो हमारा इंपोर्ट का लेवल थोड़ा ज्यादा है, एक्सपोर्ट का लेवल उतना ही थोड़ा कम है। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड में कौन कौन से फैक्टर जो है प्रभावित करते हैं? सबसे पहले आता है इन्फ्लेशन। अगर हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन सारी है तो इंटरनेशनल ट्रेड में थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। अगर कीमतें बढ़ती चली जाएंगी तो व्यापार में अपने आप फर्क पड़ेगा। जब कीमतें बढ़ेंगी तो लोग प्रोडक्शन करने में भी कीमतें बढ़ रही हैं तो कम रेट में कोई भी बंदा सामान नहीं बेचता, तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं जब मार्केट में इन्फ्लेशन आएंगे। दूसरा इम्पैक्ट ऑफ नेशनल इनकम, हमारी अगर इकोनॉमी में नेशनल इनकम डाउन हो रही होगी तो
तो इंटरनेशनल ट्रेड भी कम होना स्टार्ट हो जाता है। मीन्स हमारे यहाँ पे जो गवर्नमेंट को इनकम आती है वो कम हो जाए तो गवर्नमेंट खर्चे भी कम करेगी। जब गवर्नमेंट खर्चे कम करेगी तो सर्विसेज लोगों को कम देगी, सर्विस नहीं मिल रही होगी तो लोग अपने आप ही बिजनेस डाउन होना स्टार्ट हो जाएंगे। हो सकता है डाउन साइजिंग आना स्टार्ट हो जाएगा, फिर डाउनफॉल भी आ सकते हैं इकोनॉमी में, तो उस वजह से भी बिजनेस जो है डाउन हो सकते हैं। उसके बाद इन्होंने लिखा कि इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन। कई बार क्या गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन लगा देती है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करने में प्रॉब्लम्स आते हैं। पहले होती थी 1991 से पहले एक्जिम पॉलिसी होती थी, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी। उससे पहले क्या प्री रिफॉर्म पीरियड होता, उसमें कहते थे कि 117 आइटम्स थी जिनके ऊपर कैनलाइजेशन सिस्टम लगा हुआ था कि 117 आइटम्स को अगर मंगाना है तो साथ में कोई सामान भेजना होगा, अदरवाइज आप वो सामान बाहर से मंगवा नहीं सकते। लेकिन जब गवर्नमेंट दोबारा चेंज हुई 1991 के बाद, पोस्ट रिफॉर्म पीरियड आया तो वो सिस्टम को हटा दिया गया कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप जब मर्जी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, सामान को मंगवा सकते हैं। तो जब भी कोई गवर्नमेंट आएगी, नए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगी तो उसका सबसे बड़ा प्रभाव इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा। फिर आता है हमारे पास इम्पैक्ट ऑफ एक्सचेंज रेट। किसी भी कंट्री की जब डॉलर की कीमत बढ़ेगी या पैसे की कीमत बढ़ेगी तो व्यापार में फर्क पड़ते पड़ते हैं। हम अगर इम्पोर्ट, जैसे मैं एग्जाम्पल बोल रही हूँ, हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, अरब कंट्री से इम्पोर्ट कर रहे हैं, अरब कंट्री में कुवैत ले लें, कुवैत की जो दिनार की कीमत है वो 230 रुपये। एक दिनार वहां से लोगे तो इंडिया का 230 रुपये। अगर तुम वहां से सामान मंगवा रहे हो तो आपको पेमेंट तो वैसे ही देनी पड़ेगी। आप ऐसे तो बोल नहीं सकते इंडियन रुपीज का 1 रुपये देंगे, बोलेंगे काम चल जाएगा, वो प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये जब भी एक्सचेंज रेट में जैसे जैसे बढ़ेंगे तो बर्डन किसी भी इकोनॉमी के ऊपर ऑटोमोटिव पे ही बढ़ते चले जाते हैं। उसके बाद ज्योग्राफिकल लोकेशंस, ज्योग्राफिकल इक्वेशंस। आप जिस कंट्री में रह रहे हैं वहां पर, जिस कंट्री में रह रहे हैं, जिस एरिया में आपके बिजनेस है, वहां पे आपके पास स्मूथ इंफ्रास्ट्रक्चर्स का लेवल है या नहीं है, प्रॉपर रोड्स, रेल या फिर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, जैसे कि हम बोलें कि कोई ट्रक्स वगैरह चलते हैं या नहीं चलते, या फिर एयरलाइन सर्विसेज है या नहीं है। अगर वो है ही चीजें नहीं तो आपको सामान पहुंचाने के लिए पहले बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो इंटरनेशनल ट्रेड में प्रभाव पड़ने वाला है। कीमतें अपने आप बढ़ जाएंगी, इंटरनेशनल ट्रेड अपने आप ही कम हो जाएगा। लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट का लेवल भी मैटर करता है इंटरनेशनल ट्रेड में। जो कंट्रीज लगातार डाउन होती चली जाती हैं, जिसमें जीडीपी डाउन हो रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो रही है, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड डाउन हो रहा है, तो उन कंट्रीज को इंटरनेशनल ट्रेड में इग्नोर भी किया जाता है। कई बार उन कंट्री को छोड़ दिया जाता है, साथ में इनके साथ बिजनेस करने का कोई बेनिफिट नहीं है, तो हमारे भी लॉस हो सकते हैं, पैसे डूब भी सकते हैं, ये प्रॉब्लम्स भी आती हैं। लैक ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन पायरेसी। पायरेसी का मतलब होता है कि इंटरनेशनल ट्रेड में जो भी रिस्ट्रिक्शंस आती हैं इंटरनेशनल ट्रेड में, जैसे मान लो कि बाहर की गवर्नमेंट ने जैसे बोला कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाई होती हैं, उनको हम लोग फॉलो ही नहीं कर पाते। उन चीज़ों को हम लोग बोलते हैं हमारे ऊपर बर्डन्स हैं, तो ये प्रॉब्लम्स पेपर निकल के आती हैं। उसके बाद कम्पिटिटिवनेस, जो कंपटीशन चलता है बिजनेस में, जो तो अच्छी कंट्रीज होती हैं वो तो कंपटीशन को डील कर लेती हैं, जो डाउन कंट्रीज हैं वो कंपटीशन में नहीं करती। कंपटीशन में रहने के लिए काफी कुछ करना पड़ता है, जो सर्विसेज हम लोग कर नहीं पाते तो प्रॉब्लम्स आती ही आती हैं। उसके बाद ग्लोबलाइजेशन। जैसे जैसे हम ऑल ओवर वर्ल्ड में व्यापार करना स्टार्ट करते हैं तो ग्लोबलाइजेशन में लोग बहुत प्रकार के रहने वाले हैं। पूरे ग्लोबल की बात करते हैं तो सब लोगों के अलग अलग टेस्ट, अलग अलग सोच, अलग लोगों की डिमांड, तो उन डिमांड्स को एक ही टाइम पे कंप्लीट करना मुश्किल हो जाता है। इंटरनेशनल ट्रेड में ये भी प्रॉब्लम्स आती हैं। हम लोग डिमांड देखेंगे तो कुछ लोगों की देखेंगे, वैसा प्रोडक्ट बनाएंगे भेजेंगे, एक ही टाइम में सब लोगों की डिमांड कंप्लीट कर देंगे, हो नहीं सकता, क्योंकि अलग अलग एक टाइम में करेंगे तो प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिक पे आ जाएंगी। कुछ लोग खरीदने वाले होंगे, कुछ नहीं खरीदने वाले होंगे, तो गड़बड़स भी आ जाते हैं। ये था आपका इंटरनेशनल ट्रेड वाला टॉपिक। इसी में एक टॉपिक हमारे पास होता है WTO, जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये संस्था 1 जनवरी 1995 में स्टार्ट हुई थी, वैसे तो 1994 में आई थी। ये संस्था 1995 में एक्चुअल में काम करना स्टार्ट कर दी थी। सेम जो कंट्रीज 184 कंट्री हम लोग कल पढ़े थे, IMF में, वर्ल्ड बैंक में भी आई थी, वही सारी कंट्रीज इस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ मेंबर बनी हुई हैं, ताकि वर्ल्ड वाइज जो भी इंटरनेशनल ट्रेड करने में प्रॉब्लम्स आती हैं उनको सॉल्व करने के लिए ये संस्था बनाई गई थी। इस संस्था का जो हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड आपने कंट्री सुनी ही होगी, वहां पर एक सिटी है जिनेवा, वहां पर इनका हेड ऑफिस है। डे टू डे फंक्शन जो है जनरल काउंसिल के द्वारा हेल्प की जाते हैं। मीन्स इस संस्था में जो भी मेंबर्स बने हुए हैं सारे इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, सभी कंट्रीज के मेंबर्स बने हुए हैं। इनका 600 पर्सनल सेक्रेटरी, हम ऐसे ही बोल सकते हैं 600 से ज्यादा या फिर 600 लगभग इनका स्टाफ है जो ये काम करता है। WTO की आप कभी देखेंगे ना, हर साल मीटिंग भी होती है, हर साल सभी कंट्रीज किसी ना किसी कंट्री में WTO की मीटिंग होती है। शायद मेरे को लगता है लास्ट भी WTO की मीटिंग हुई थी, मेरे माइंड में निकल गया कहाँ पे हुई है, नहीं किसी कंट्री में हुई थी। तो उस कंट्री में सभी कंट्रीज के फाइनेंस मिनिस्टर भी जाते हैं, कई बार
कई बार प्राइम मिनिस्टर इकट्ठे हो जाते हैं, कई बार प्रेसिडेंट भी इकट्ठे हो जाते हैं। तो जैसे जैसे किसी कंट्री में रिप्रेजेंटेटिव कोई बनता है तो पर्सन जा सकता है, ताकि इंटरनेशनल ट्रेड में जो भी रुकावटें आ रही है, चाहे वो कोई आतंकवाद की हो, चाहे वो टैक्स रिलेटेड हो, चाहे वो पोल्यूशन रिलेटेड हो, उन चीजों के ऊपर मेन मोटिव रख के वो मीटिंग करते हैं भी इसको कैसे दूर किया जाए, ताकि कभी कंट्रीज को कोई प्रॉब्लम ना हो। ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, इसमें 3 स्ट्रक्चर्स हैं। सबसे पहले जनरल काउंसिल, दूसरा डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, तीसरा ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी। 3 प्रकार की इन्होंने संस्थान बनाई हुई। सबसे पहले जनरल काउंसिल। जनरल काउंसिल क्या होगी, सभी कंट्रीज के मेंबर जो मिलकर ऑलवेज रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते रहते हैं भी कैसे व्यापार करना है। दूसरी एक संस्था बनी हुई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, जब व्यापार करने में किसी कंट्री के कोई झगड़े आए हैं तो उनको कैसे सॉल्व करवाना है, उस झगड़े को कैसे खत्म करवाएं ताकि व्यापार में कोई प्रॉब्लम ना आए, उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना। थर्ड आती है ट्रेड रिव्यू पॉलिसी। ट्रेड में व्यापार करने में जो भी टैक्स वगैरह लगते हैं वो टैक्स को कैसे रिड्यूस किया जाए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन उसमें भी काम कर रही है। देखो लिखा गया जनरल काउंसिल हुज चेयर एज टू 2020 इज डेविड वॉलकर ऑफ न्यूजीलैंड। ये जनरल काउंसिल जो बनी हुई है इस संस्था में, उसका जो 2020 में पर्सन जो हेड हायर किया गया वो न्यूजीलैंड का कोई पर्सन है, डेविड वॉकर। उसको जो है जनरल काउंसिल में हेड बनाया गया। ऐसा ही होता है कि टाइमिंग में टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग 5 साल बाद जाके टाइम बाद चेंज करते रहते हैं। जो पर्सन को लगता है कि अभी ये बेनिफिट मिल रहा है तो उसको चेंज करके नया भी आगे लेके आ जाते हैं। मेन एक्टिविटीज क्या हैं WTO की, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए क्या क्या काम करते हैं। सबसे पहले तो नेगोशिएटिंग रिडक्शन और एलिमिनेशन ऑफ द ऑब्स्टेकल ऑफ ट्रेड। व्यापार करने में जितनी भी नेगोशिएशन होती है या फिर रुकावटें होती हैं उनको खत्म करना, ये इनका काम है। दूसरा, ऑल ओवर वर्ल्ड में कैसे काम हो रहा है उसको मॉनिटर करना और एडमिनिस्ट्रेट करना, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना, प्लस उसके ऊपर पूरा ध्यान रखना कि कोई कंट्री उन रूल्स एंड रेगुलेशन को खराब तो नहीं कर रही, ध्यान रखना। मॉनिटरिंग एंड रिव्यू द ट्रेड पॉलिसी ऑफ आवर मेंबर्स। जितनी कंट्रीज में मेंबर बनी हुई हैं उनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशन को मॉनिटर करना, क्योंकि हमने रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिए, कंट्री उसको फॉलो कर रही है नहीं कर रही है, इस चीज का भी ध्यान रखना। उसके बाद बिल्डिंग कैपेसिटी ऑफ डेवलपिंग कंट्री गवर्नमेंट ऑफिशियल इन इंटरनेशनल ट्रेड मैटर्स। किन किन कंट्री की जो डेवलपिंग कंट्री है उनकी क्या क्या मीन्स हेल्थ को चल रही है या फिर किस बेस पे आगे कंट्री बढ़ रही है, कौन सी डेवलपिंग कंट्री है, कौन सी अंडर डेवलपिंग है, कौन सी डेवलप हो चुकी हैं कंट्रीज, उन सभी चीज कंट्रीज का अलग से रिकॉर्ड रखना। अगर गवर्नमेंट बेस पे किसी चीज की रिक्वायरमेंट हो तो उनको सर्विसेज प्रोवाइड करना। उसके बाद असिस्टिंग द प्रोसेस ऑफ पोसेशन ऑफ सम 30 कंट्रीज हु आर नॉट येट मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी कुछ 30 कंट्री उन्होंने और भी बताई है कि जो अब तक संस्था की मेंबर्स नहीं है तो उनको भी अपने साथ जोड़ना है। इसके लिए ऊपर भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। ट्रेड करने में जिन कंट्रीज को कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही थी उनकी सपोर्ट करना या फिर उनको हेल्प देना। कोई भी कंपनी में पब्लिक जो भी इनके मिशन ऑब्जेक्टिव करने में अचीव करने में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनको दूर करना, ये भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का ही एक काम है। किस तरह से उन ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है उसके लिए एजुकेशन देना, ये भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन काम उसमें भी करती है। फिर हमारे पास आता है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मैकेनिज्म। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के काम क्या है, गुड्स और सर्विसेज में व्यापार करना, मीन्स इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को इंक्रीज करना सबसे बड़ा इसका काम है। जो भी इसमें काम कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन बनाना, एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स एक संस्था बनाना कि कौन से पर्सन किस चीज के लिए जिम्मेवार होंगे उस चीज को रिटर्न करना। ऑब्जेक्टिव दोबारा से वही 5 जो मेन एक्टिविटीज हैं उनको ही हम ऑब्जेक्टिव में लिख सकते हैं। व्यापार को इंक्रीज करना, कंट्रीज की सपोर्ट करना, फिजिकल डेफिसिट किसी कंट्री में उसकी सपोर्ट करना, किसी कंट्री को पैसे की कमी है तो उसकी सपोर्ट करना, जो ट्रेड में बैरियर्स हैं, रुकावटें हैं या फिर टैक्स स्ट्रक्चर उनको खत्म करना, सभी कंट्रीज को सेफ गार्डिंग फील करवाना। मीन्स किसी कंट्री को ऐसा ना हो कि झगड़ा हो रहा है किसी प्रकार का, वो सोल्यूशन नहीं हो रहा, किसी कंट्री की पेमेंट रुकी हुई तो उनको पेमेंट्स को सेटलमेंट करवाना, ये सारा काम भी WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का संस्था जो है काम करती है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मेन फैक्ट इन्होंने लिखे हुए हैं कि ये संस्था कब स्टार्ट हुई। सबसे पहले 1 जनवरी 1995 से आज से 26 साल पहले लिखा हुआ है, ठीक है भाई, 26 साल पहले 1995 में संस्था बनी थी। दूसरा, इसका जो मेन काम है इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ऑल ओवर वर्ल्ड में व्यापार को प्रमोट करना, इसलिए बनी थी। पर्पस क्या था बनने के पीछे, जितने प्रकार के टैक्स लग रहे थे, टैरिफ्स लग रहे थे उनको खत्म करना, जो रुकावट थे उनको दूर करना। इसका हेडक्वार्टर हमने पहले ही पढ़ लिया, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। रीजन क्या है, वर्ल्ड वाइड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी भी कंट्री में हेल्प नहीं करते, वर्ल्ड वाइड जिसको जरूरत पड़ेगी उसके लिए हेल्प के लिए ऑलवेज रेडी होंगे। इसकी मेंबरशिप 164 मेंबर स्टेट्स हैं, 164 मेंबर हैं कंट्रीज जो इसकी मेंबर बनी हुई है।
ऑफिशियल लैंग्वेज में यूज की जाती है इंग्लिश, फ्रेंच और स्पेनिश। मोस्टली हर जगह तीनों लैंग्वेज यूज करते हैं, ज्यादातर इंग्लिश लैंग्वेज यूज होगी। डायरेक्टर जनरल हमने पीछे सर्विस का हमने काउंसिल का पढ़ा था। डायरेक्टर जनरल इसका जो पर्सन है नगोची गोंचा जलेवा कोई पर्सन है जो उसका ये इसका डायरेक्टर जनरल है। इसका जो बजट है 197.2 मिलियन स्विस फ्रांक, जो स्विट्जरलैंड के डॉलर्स है ना, वो 197.2 मिलियन, इसका इतना बजट है, इन पैसे में इतना बिजनेस काम कर रहे हैं। इसके जो स्टाफ है 640 मेंबर हैं। हमने पीछे 600 पढ़े थे टोटल, अभी जो करंट डाटा है उसके अकॉर्डिंग ये मतलब 640 इसके करंट मेंबर्स हैं। मतलब जो स्टाफ इन्होंने आगे हायर किए हुए हैं 164 कंट्री में से 600% जो इनके मेंबर्स में बने हुए। एक जनरल काउंसिल हो गया, उसके आगे इन्होंने 600 जो है स्टाफ सेक्रेटरी बेस पे रखे हुए हैं। आगे जिस कंट्री को जो जो रिक्वायरमेंट होती है वैसे पर्सन हायर को कर लेते हैं। इसकी अगर वेबसाइट देखनी हो तो www.wto.organization ये इनकी वेबसाइट है। इसका कोई भी आपको डाटा लेना हो तो इसमें जाके आप इसका इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। डिस्प्यूट सेटलमेंट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हमेशा काम करती है कि किसी भी कंट्री में जो डिस्प्यूट हैं, डिस्प्यूट क्या हो सकते हैं, व्यापार करने में कोई रिस्ट्रिक्शंस, कोई प्रॉब्लम्स या फिर टैरिफ्स या फिर पेमेंट्स में डिले हो रहा है, तो उन सभी चीजों पर डिस्प्यूट जो सेटलमेंट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन खुद करवाती है। ये अपनी तरफ से कुछ कंट्रीज को आगे लेके आ जाते हैं जो समझते हैं एक्चुअली जिन कंट्री में झगड़ा उनको आगे लेके आएंगे। कोई एक कंट्री या फिर जो जनरल काउंसिल बस अफसर होगा वो खुद सॉल्व करवाएगा उस झगड़े को। पेमेंट में डिले हो रही तो पेमेंट देना, बाई द वे किसी कंट्री में प्रॉब्लम आ रही है पेमेंट देने में तो WTO खुद सपोर्ट करता है पेमेंट देने के लिए। वो पेमेंट अपनी तरफ से दे देंगे, बाद में दूसरी कंट्री से खुद बस ले लेंगे टाइम के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे जो इंटरेस्ट रेट होगा उसके अकॉर्डिंग। फिर आते हैं टैरिफ बैरीज। टैरिफ बैरीज क्या होती है कि व्यापार करने में जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं वो होती हैं खर्चे, जो हमें टैक्स देने पड़ते हैं, उसको हम टैरिफ बोलते हैं। ये हमेशा रुकावटें होती हैं इंटरनेशनल ट्रेड पे। वाई आर दी ट्रेड बैरियर्स इंपॉर्टेंट? ट्रेड बैरियर्स कहता भी इंपॉर्टेंट क्यों है? एक तो कहता कि डोमेस्टिक एम्प्लॉयमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें, इसलिए जरूरत, क्योंकि अगर ट्रेड बैरियर्स होंगे ही नहीं व्यापार करने में तो जो हमारे लिए हो सकता है कहीं और भी चले जाए, उधर भी ऐसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। दूसरा प्रोटेक्टिंग कंज्यूमर्स, अपने कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रेड बैरिंग इसलिए देखी जाती है कि व्यापार जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं अगर वो खत्म होंगी प्रॉब्लम्स को तभी तो इजिली बेस पे कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। जो चीजें उनको चाहिए तभी मिलेंगी। अगर वो रुकावटें रहेंगी, हमें किसी चीज की रुकावट जरूरत है, हमने पहले में आपको बताया कि एग्जिम पॉलिसी में था कि प्री रिफॉर्म बिल में 127 आइटम ऐसे बोला था मैंने कि उसको मंगा नहीं सकते थे। वो जिन लोगों को उन चीजों की जरूरत थी तो मिलती नहीं थी, तो वो ट्रेड में जो रुकावटें थी उनको दूर किया जाना जरूरी था, इसलिए उस चीज को हटाया गया। उसके बाद इन्फेक्ट इंडस्ट्रीज, जो इंडस्ट्रीज हैं उनको सेव रखने के लिए जरूरी है कि उनका बिजनेस जितना ज्यादा एक्सपैंड होगा तभी जाके उसका बेनिफिट मिलेगा। अगर इंडस्ट्रीज एक जगह सीमित हो जाएंगी तो प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, तो इंडस्ट्रीज आने वाले टाइम में बंद ही होंगी, लोग उसको पसंद करना बंद कर देंगे। जब ग्लोबलाइजेशन आएगा और रुकावटें खत्म होंगी तो अपना भी इंडस्ट्री डेवलप होगी, वो लोगों की सोच को समझेंगे, उनके टेस्ट को समझेंगे, उस तरह से प्रोडक्ट बनाएंगे और बाहर को भी भेजेंगे। नेशनल सिक्योरिटी रिटेलाइजेशन, नेशनल सिक्योरिटी का मीन्स किसी भी कंट्री की सिक्योरिटी बने रहे, किसी कंट्री को व्यापार करने में कोई प्रॉब्लम ना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ट्रेड व्यापार में यही आती है कि जो टैक्स लगते हैं या रुकावट, सभी कंट्रीज डेवलप कर सकती हैं जिसमें अच्छे बिजनेस चल रहे हो। अगर बिजनेस है ही नहीं तो प्रॉब्लम्स हमारे पास रहते ही रहती हैं। फिर आते हैं टाइप्स ऑफ द ट्रेड बैरियर्स। कितने प्रकार के ट्रेड बैरियर्स हो सकते हैं इन्होंने लिखे हैं कि ट्रेड बैरियर्स में सबसे पहले लिखा है कि टैरिफ बैरियर्स, नॉन टैरिफ बैरियर्स। टैरिफ बैरियर्स क्या होते हैं? जो भी हमारे पास टैक्स लगते हैं, जो भी हमें कस्टम ड्यूटी या कोई भी ड्यूटीज हमें पे करनी पड़ती है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर, ये सबसे बड़ी रुकावटें होती हैं। अगर ये सबसे ज्यादा होंगी तो व्यापार होगा ही नहीं होगा। अगर इनकी कीमत डाउन रखी जाएगी कुछ परसेंटेज होगी नॉर्मल में तो बिजनेस करना सिंपल रहता है। अभी कोई इंडियन कंट्री है, इंडियन कंट्री में सामान बना रहा है, पहले तो वो GST पे करे, फिर बाहर सामान बिजनेस पे कस्टम ड्यूटी पे करे, तो प्रॉब्लम्स बहुत सारी आ सकती हैं। नॉन टैरिफ बैरियर्स कौन कौन सी होती है? सबसे पहले नॉन टैरिफ बैरियर्स इन्होंने कुछ लिखी नहीं है, वैसे नॉन टैरिफ बैरियर कौन की होगी? नॉन टैरिफ बैरियर क्या होंगी? टैक्स के अलावा हमारे पास कौन कौन से रिस्ट्रिक्शंस होते हैं? टैक्स के अलावा मान लो अदर कंट्री से हमारे रिलेशनशिप अच्छे नहीं है तो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, या फिर कुछ कंट्रीज में इंटरनेशनल बेस पे सभी कंट्रीज उसको बैन किए हुए अभी ये कंट्री जो आतंकवाद से डील करती है तो भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। या कई बार ऐसा होता है कि एक कंट्री दूसरी कंट्री के लिए एयरलाइन स्पेस ओपन नहीं करती या फिर समुद्र में रास्ते नहीं देती है तो प्रॉब्लम्स आती हैं। कई बार कुछ कंट्रीज जानबूझ के प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं, झगड़े कर रही हैं, तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं। व्यापार करने में सबसे ज्यादा जरूरी है कि एक तो स्मूथ वे होना चाहिए, चाहे वो समुद्र के रास्ते बिजनेस हो चाहे एयरलाइन के रास्ते बिजनेस हो, तो फैसिलिटीज मिलनी चाहिए।
अगर वो फैसिलिटीज नहीं मिलती तो कंट्री में रुकावटें आती ही आती हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है आतंकवाद। अगर आतंकवाद है तो बिजनेस हो ही नहीं पाएंगे, किसी कंट्री से हम डील नहीं कर पाएंगे। दूसरा, अगर टाइम पर डिले इन पेमेंट्स आती हैं, पेमेंट्स में डिले होगा तो दूसरी कंट्री का बिजनेस होगा ही नहीं होगा, टाइमली डिले होनी चाहिए। थर्ड आता है डिस्प्यूट्स। अगर कोई झगड़े क्रिएट होते हैं, सामान के रिलेटेड हो सकते हैं, गुड्स सर्विसेज के रिलेटेड हो सकते हैं, अगर वो सर्विस टाइम में नहीं मिलती तो भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये नॉन टैरिफ बैरियर्स थी जो किसी भी बिजनेस में रुकावटें या किसी इकोनॉमी की ग्रोथ में रुकावटें डाल सकते हैं जब इंटरनेशनल ट्रेड हम लोग करते हैं। तो ये था आपका टॉपिक जो हुआ खत्म। अगर किसी को लगता है कि पूछने वाला पॉइंट तो हम उसमें बात कर सकते हैं। नेक्स्ट में इसमें बात करते हैं इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का मतलब क्या होगा? जब किसी कंट्री में हम लोग व्यापार कर रहे हैं उनको आपस में जोड़ना, उसको हम इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ही बोल सकते हैं। जिसमें हमने पीछे पढ़ा कि टैरिफ की बैरियर्स आती हैं, इसी में नॉन टैरिफ बैरियर भी आती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि नॉन टैरिफ बैरियर जब टैक्स को छोड़ते हुए कौन सी रुकावट होती है व्यापार में, क्योंकि जब किसी कंट्री को इंटीग्रेट करना है, आपने बिजनेस के रिगार्डिंग आपस में मिला के काम मिला करवाना है, एक संस्था की लाइन में जोड़ना है, तो रुकावटें आती हैं। तो नॉन टैरिफ बैरियर्स कौन सी होंगी? इन्होंने लिखा है कि नॉन टैरिफ बैरियर्स क्या होंगे। सबसे पहले लाइसेंस सिस्टम। हर एक कंट्री का अपना लाइसेंस सिस्टम होता है, अगर आपको लाइसेंस मिलेगा तभी आप बिजनेस कर पाएंगे। दूसरा, कोटा। सब कंट्री ने अपने कोटे रखे होते हैं, उस कोटे सिस्टम में अगर आप काम कर रहे हैं तो काम करने में बेनिफिट होगा, नहीं कर रहे तो उसका अपन बिजनेस कर ही नहीं सकते। थर्ड ने लिखा है कि इम्बैर्गर्स क्या होते हैं कि कंट्रीज ऑफिशियली बेस पे कौन सी गुड्स चाहते हैं, सर्विसेज चाहते हैं, अगर आपको परमिशंस हैं तभी आप काम कर पाएंगे, अगर परमिशंस नहीं है तो भी कर पाएंगे। फिर सैंक्शंस, किन किन कंट्री को सैंक्शन लेटर मिले हुए हैं कि वो बिजनेस कर सकते हैं तो करेंगे, अदरवाइज सैंक्शन लेटर है ही नहीं, आपके ऊपर सबसे बड़ी रुकावट है कि आप बिजनेस कर नहीं सकते, तो आप बिजनेस कर ही नहीं पाएंगे। ये आपके पास अगले पेज पे दिए हुए हैं नॉन टैरिफ बैरियर्स। नॉन टैरिफ बैरियर्स में एक लिस्ट इंक्लूडिंग लिखा है कि रूल्स एंड रेगुलेशन, रूल्स बनने का रीजंस, कोटास, उस बेस को हम बोलते हैं। ये नॉन टैरिफ बैरियर्स क्यों निकलती हैं? सभी कंट्रीज अपने रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से होता है। सभी कंट्रीज का बिजनेस उनके पैसे के लिए हम बोल सकते हैं, पैसे की वैल्यूज के अकॉर्डिंग भी हो सकती हैं, उनका अपना स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग भी हो सकता है, या फिर अलग अलग इंडेक्स होते हैं जिस बेस पे नॉन टैरिफ बैरियर्स निकलती हैं। क्योंकि हमें देखना होगा बाहर की कंट्रियां वो क्या करेंगे, उनको ISO स्टैंडर्ड मार्केट्स चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए। अब हम बोलें कि हमारे पास तो ऐसी फैसिलिटी नहीं है तो रुकावटें ऑटो मोड पे आ जाएंगी कि आपको लाइसेंस, आपको कोटे सिस्टम में आते नहीं है, तो रुकावटें ऑलवेज आ ही जाएंगी। वाई डू नॉन टैरिफ, ये कहता है भी जो नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं ये रुकावटें डालती क्यों है जब भी हम बिजनेस करते हैं, तो ये रुकावटें ऐसी आती क्यों है? वैसे तो आनी चाहिए। मैंने पॉइंट आपको ऐसे बताया कि अभी कोई इकोनॉमी बहुत अपलिफ्ट हो रखी है, एक इकोनॉमी डाउन है। हम जैसे बोले US से हम अपना कंपैरिजन कर लें, हम US के लेवल पे 82 रुपीज़ के हिसाब से नीचे चल रही हैं। आज के टाइम में उनके डॉलर की कीमत इतनी है, हमारी डॉलर की कीमत इतनी कम है, तो प्रॉब्लम्स ऑटो मोड पे ही आती है। जो हायर इकोनॉमीज हैं, जो हमसे आगे कंट्रीज चल रही हैं, तो उनकी डिमांड्स बहुत कुछ हैं, उन डिमांड्स को कंप्लीट करना प्रॉब्लम्स कई बार आती ही आती हैं। नॉन टैरिफ बैरियर्स में लिखा है भी कौन कौन सी हो सकती हैं। प्रोटेक्शन बेस पे हो सकती हैं, असिस्टेंट बेस पे हो सकती हैं, नॉन प्रोटेक्शन बेस पे भी हो सकती हैं। सबसे पहले प्रोटेक्शन बेस पे देखें कि मैंने एग्जांपल बोला कि बहुत सारी कंट्रीज ऐसे बोलते हैं कि डोमेस्टिक बेस पे रुकावटें हैं, बोलते हैं कि यहाँ पर आतंकवाद की प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ से हम लोग सामान मंगाएंगे नहीं, हमारी कंट्री की सिक्योरिटी पे हानिकारक हो सकता है आपका सामान, हम लोग आपसे सामान नहीं लेंगे। दूसरा, असिस्टेंट पॉलिसीज, बहुत सारी कंपनी ऐसे बोलती है कि किसी भी कंट्री को जैसे कि पैकेजिंग, लेबल हो गया, ये हेल्प होती है एक तरह की। कंट्री बोलते हैं कि हम लोग आपकी हेल्प नहीं ले रहे, हमें अपने आप खुद करना है। बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं कि हमें इस तरह से चाहिए, तो ये प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं। नॉन प्रोटेक्टिव में जिस चीज़ के बारे में डिजायर्ड नहीं होता, कोई चीज़ें हमें पता है कि हमारे एरिया के लिए हानिकारक है। एग्जाम्पल बोलें कि ये पानी का ही रास्ता है एग्जाम्पल, उसमें पानी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये ऑलवेज वर्ल्ड WTO वाले भी इसके ऊपर मेजर करके चलते हैं कि ये पोल्यूशन हमारे पास आता है, वाटर पोल्यूशन समझते हो, सबसे बड़ा पोल्यूशन होता है प्लास्टिक। ये इन चीज़ों को देख के चलना, तो ये रुकावटें हैं। अभी किसी कंट्री का बिजनेस करने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है कि बहुत कुछ आप समुद्र में डाल दे रहे हैं, बहुत कुछ गंदगी डाल दे रहे हैं, तो वो चीज़ों में आने नहीं देते कि हमारे आपके यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स है हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दोगे, तो उन चीज़ों को दूर करने के लिए भी ऐसी चीज़ें रुकावटें में लेके आते हैं। तो उन्होंने आगे लिखी भी आपके पास एग्जाम्पल ऑफ नॉन टैरिफ बैरियर्स, वो मैंने आपको पहले बताया, लाइसेंस, कोटा, सैंक्शंस, या फिर वॉलंटरी एक्सपोर्ट रेस्ट्रेंट्स। कुछ कंट्री ऐसे होती हैं कि अपने बेसिक बोलते हैं कि एक्सपोर्ट आपको करना ही नहीं, सिर्फ बाहर से सामान मंगाने पे प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर ब्यूरोक्रेटिक डिले एट द बॉर्डर्स, कई बार क्या है बॉर्डर्स के ऊपर आपको परेशान किया जाता है रंग के प्रति, भेदभाव के प्रति, या फिर आपके नॉलेज के प्रति, या फिर लैंग्वेज के प्रति, तो रुकावटें आती हैं। बॉर्डर से सामान आगे जाना नहीं देते, बहुत सारे क्वेश्चनिंग होते हैं जिनकी आप आंसर नहीं दे पाते, तो आप अंदर जाने नहीं देते उस कंट्री में। फॉरेन एक्सचेंज रिस्ट्रिक्शन,
बाहर की कंट्री कहती है कि हमारा पैसा सिर्फ आप इतना एक्सचेंज कर सकते हो, इससे ज़्यादा एक्सचेंज नहीं कर सकते, तो प्रॉब्लम्स आएंगी। उसके बाद इम्पोर्ट डिपॉजिट्स, बहुत सारी कंपनी सिर्फ इम्पोर्ट के ऊपर काम करती हैं, उनके ऊपर डिपॉजिट बहुत सारे होते हैं। सामान मंगाए जा रहे हैं लेकिन बढ़ जाता है कीमतें, आने वाले टाइम में फिर आपको सामान पहुंचता नहीं, तो ये प्रॉब्लम्स भी आती हैं। उसके बाद लोकलाइजेशन रिक्वायरमेंट, हर एक कंट्री की अपनी लोकल के बेस पे रिक्वायरमेंट है, तो अगर वो रिक्वायरमेंट कंप्लीट ही नहीं होती तो बिजनेस ऑटोमेटिक स्टॉप होती है। उसके बाद जो स्टैंडर्ड, जो कंट्रियों ने अपना स्टैंडर्ड सेटअप किया हुआ है, उस स्टैंडर्ड को मीट करना कुछ कंट्री के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बोला कि ये स्पेशली पैसे बेस पे जो स्टैंडर्ड मेंटेन है वो मेंटेन ही नहीं होता, तो रुकावटें ऑटोमेटिक बन जाती है। अभी किसी कंट्री का नेम जो डाउन वर्क है, सब लोग मानते हैं इस कंट्री में प्रॉब्लम्स हैं, तो उस कंट्री का बिजनेस करना बहुत सारा मुश्किल होता है। सभी कंट्रीज, अदर कंट्रीज आपके बिजनेस कभी भी नहीं करेंगे। इसके अलावा इन्होंने और भी लिखे हुए हैं इम्पोर्ट बैन्स, जनरल प्रोडक्ट कोटास, रूल्स ऑफ रीजन्स, क्वालिटी कंडीशंस, एम्प्लॉयमेंट लॉ, इम्पोर्ट लाइसेंस, एक्सपोर्ट लाइसेंस, और इसके अलावा अनसटेस्टेड सैनिटरी ऑफिसर, तो बहुत सारी रूल्स लिखी हुई हैं कि क्वालिटी सर्कल्स या क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, ये सब कंट्रीज के ऊपर सेक्शंस हैं। अगर ये चीज़ें उनको रिक्वायरमेंट में प्रॉपर तरीके से मिलती हैं तो अडॉप्ट करते हैं, अगर नहीं प्रॉपर होती तो अडॉप्ट नहीं करते, आप लोगों को इग्नोर ही कर देते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड में जब भी आपने करना है तो इस बिजनेस को करने के लिए स्पेशली जरूरत है। इंटरनेशनल ट्रेड क्यों किया जाता है, अगर हम मेन पॉइंट लिखे भी, आपको लिखा भी है, रीजन इन्होंने लिखे हैं कि एक तो कहता है फ्री ट्रेड एरिया मिल जाता है, हम फ्री इजिली फ्री ट्रेड में व्यापार कर सकते हैं, जो यूनियन से हमेशा डील कर सकते हैं, किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ करवा सकते हैं, मॉनेटरी सिस्टम को डील कर सकते हैं, उसके बाद जॉब्स निकाल सकते हैं किसी कंट्री में, जो अनएम्प्लॉयमेंट आती है उसको रिड्यूस कर सकते हैं, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज कर सकते हैं, इकोनॉमिक ऑफ स्केल हमारी बढ़ सकती है। उसके बाद सभी कंट्री को प्रोटेक्शन भी मिल जाती है। अगर इंटरनेशनल ट्रेड आप करते हो तो आपको सभी कंट्रीज को प्रोटेक्शन भी मिलती है, क्योंकि आपकी प्रोटेक्शन इस पे नहीं कि आपके लिए कुछ जंग लगी तो आप सहायता करेंगे, जब भी कोई अनसर्टेनिटी आएगी, जो ट्रेड डाउन होगी, उसमें आपकी हेल्प भी हो जाएगी। कुछ डिसएडवांटेज भी हैं जब आप लोग इन वेरीज में आते हैं। तो डिसएडवांटेज सबसे पहले डिस्टोर्शन ऑफ ट्रेड, अगर रुकावट, जितने ज़्यादा टैक्स होंगे या फिर कोई रुकावटें आएंगी तो व्यापार अपने आप ही रुक जाएगा। रिटेलाइजेशन, रिटेलाइजेशन मीन्स हर एक कंट्री रिटेल बेस पे काम करने जाएगी, अपने बॉर्डर पे आपको आने एंट्री करने नहीं देगी, तो वहाँ पे अगर आपने देना तो आपके साथ रिटेल में बात की जाएगी, मीन्स इतना पैसा आपको देना पड़ेगा तभी आप हमारे साथ बिजनेस कर सकते हैं, या इतनी कम कीमत में सामान बेचना पड़ेगा, कम ज़्यादा कीमत में सामान खरीदना पड़ेगा, तो ये प्रॉब्लम भी कई बार आ जाती हैं। उसके बाद ट्रेड डिवर्जन का मतलब होता है कि अलग दिशा में व्यापार होना कई बार स्टार्ट हो जाता है। हम लोग जिन कंट्री को रिक्वायरमेंट है उनको सामान देते नहीं है, जिनको रिक्वायरमेंट नहीं है उनके पास पहुंचना स्टार्ट होता है, ये प्रॉब्लम भी कई बार निकल के आती हैं। तो इंटरनेशनल ट्रेड जब भी करना है तो हमारे पास इसमें जो क्वेश्चन में भी आ जाए तो आपको पहले से ही आ सकता है इंटरनेशनल ट्रेड क्या है। दो प्रकार से इसके टाइप था, ये इंटर रीजन या फिर इंटरनेशनल बेस पे, या फिर इसके रुकावटें क्या हैं, आप लोग वही लिख सकते हैं। सिर्फ बैरियर्स जो हैं, जो टैक्स हैं, इसमें रुकावटें हैं, नॉन टैरिफ भी हो सकती हैं और टैरिफ वाले भी हो सकती हैं। इसको बहुत ज़्यादा डीपली इसमें जाने की जरूरत हमारे पास नहीं है, क्योंकि हम लोग